आज ही क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं टीचिंग एप्टीट्यूड का नया टॉपिक, जिसका नाम है अधिगम या लर्निंग। जैसे कि हमने आपको बताया है कि जो शिक्षण कार्य है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अधिगम कराना, यानी बच्चों को सिखाना। ठीक है, तो इसके बारे में आज हम यहाँ पर क्या है चर्चा करने वाले हैं। तो पहले हम इसके अर्थ को समझ लेते हैं कि अधिगम का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो अधिगम का तात्पर्य है सीखना। जैसे मैंने आपको बताया कि अधिगम का क्या तात्पर्य है, सीखना। अधिगम के 3 घटक होते हैं, अध्यापक, शिक्षार्थी, विषय वस्तु। इन तीनों के समागम का ही परिणाम क्या होता है, आपका अधिगम कहलाता है। जैसे मैंने आपको बताया था कि जो अध्यापक होता है वो कैसा होता है, स्वतंत्र चर होता है। कैसा होता है आपका, स्वतंत्र चर होता है। ठीक है, और जो शिक्षार्थी होता है वो कैसा होता है, आश्रित चर। और विषय वस्तु यानी कि आपका पाठ्यक्रम कैसा होता है, हस्तक्षेप या बाह्य चर। ठीक है, तो जो शिक्षण की जो प्रक्रिया है वो इन तीनों के इर्द गिर्द ही घूमती है। अगर ये तीनों ही नहीं होंगे तो अधिगम कैसा होगा, अच्छा नहीं होगा। ठीक है, तो इन तीनों का समागम ही क्या कहलाता है, अधिगम कहलाता है। पहले तो आपका टीचर होना चाहिए जो बच्चों को सिखाए, शिक्षक होना चाहिए, शिक्षार्थी भी होने चाहिए पढ़ने के लिए। जब पढ़ाने वाला टीचर हो और बच्चे ही ना हो तो क्या टीचिंग होगी, नहीं होगी। प्लस क्या आपकी कि विषय वस्तु भी, सिलेबस भी होना चाहिए, पाठ्यक्रम भी होना चाहिए, ताकि कौन से स्तर में किस चीज़ों को पढ़ानी है ना, तो वो भी व्यवस्थित हो सके कि शुरू के स्तरों में हमें बच्चों को क्या देना है, और फिर माध्यमिक स्तर पर हमें बच्चों को क्या पढ़ाना है, उच्च स्तर पर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ानी हैं, तो वो भी होना चाहिए। तो ये जब तीनों मिल जाते हैं तो क्या है, बेहतर अधिगम का कौन दर्शाते हैं। तो आई होप यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई होगी। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। इसमें के 3 घटक होते हैं। जो अध्यापक होते हैं वो स्वतंत्र चर हैं, वो क्या है, किसे सिखाते हैं, विद्यार्थी को, यानी कि शिक्षार्थी। और शिक्षार्थी किस पर डिपेंड है, आपका अध्यापक पर। ठीक है, इसके बाद शिक्षक क्या पढ़ाता है, विषय वस्तु। इसके अनुरूप ही तो वो ज्ञान प्रदान करता है। किताबी ज्ञान से वो, सैद्धांतिक ज्ञान से वो क्या है, व्यवहारिक ज्ञान किसे देता है, शिक्षार्थियों को देता है। ठीक है, तो अधिगम हमेशा अग्रमुखी होता है। जो अधिगम होता है वो हमेशा आगे चलता है, वो कभी पीछे लौट कर नहीं देखता कि आज सीख लिया तो कोई बात नहीं, हम नई चीज़ नहीं सीख रहे। नहीं, तत्परता के साथ आगे बढ़ना, निरंतरता बनी रहे, ये इसकी पहली मांग होती है अधिगम की, कि अधिगम कभी रुके ना। ठीक है, जैसे मनुष्य जन्म लेता है तो बचपन से लेके वो मृत्यु तक वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है ना। तो जो वो क्या है, आपका अधिगम ही कहलाता है। सीखने की चाह, सीखने की ललक आपका अधिगम कहलाता है। ठीक है, इसमें सकारात्मक तथ्यों का संकेंद्रण होता है। देखिए, इसमें सकारात्मक तथ्यों का क्या होता है, संकेंद्रण होता है। ये 3 घटक आपस में इस तरह से जुड़े हुए हैं कि तीनों का अलग अलग अस्तित्व अर्थहीन होता है। इन तीनों के का जो सामंजस्य है वही अधिगम को जन्म देता है। मैंने आपको बताया कि जब शिक्षण प्रक्रिया चल रही है, अगर शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक ना हो और शिक्षार्थी मौजूद हो तो क्या शिक्षण कार्य हो जाएगा। जब बच्चों को पढ़ाने वाला टीचर ही नहीं है तो पढ़ाएगा कौन, एक बात ये। दूसरा क्या, अगर क्लास में बच्चे ही ना हो और टीचर आके बैठ जाए तो वो दीवारों को थोड़ी ना पढ़ाएगा, पढ़ाएगा तो बच्चों को ही ना, तब भी टीचिंग पूरी नहीं होगी, शिक्षण प्रक्रिया बाधित रहेगी। तीसरा ये कि पाठ्यक्रम का होना आवश्यक है, विषय वस्तु का होना आवश्यक है। जब विषय वस्तु ही हमारे पास नहीं होगी तो हम बच्चों को पढ़ाएंगे क्या, है ना। तो इसमें क्या है, इन तीनों का जो सामंजस्य है अगर वो ढंग से होगा तभी क्या है, अधिगम की जो प्रक्रिया है वो पूर्ण रूप से सक्रिय होगी। ठीक है, अब देखिए इसमें कुछ विद्वानों ने अपने मत को प्रस्तुत किया है, तो उनको देख लें। जीन पियाजे क्या कहते हैं कि अधिगम जीवन पर्यंत चलता है। जैसे मैंने आपको बताया कि मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो ये क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है। ठीक, गेट्स क्या कहते हैं, अनुभवों के द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को सीखना या अधिगम कहते हैं। अब देखिए, इन्होंने जो अधिगम का जो अर्थ है अनुभव से लगाया। जैसे जैसे मनुष्य अपने आगे के जीवन के चरणों में आगे बढ़ता जाता है, वैसे वैसे उसे कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। कई लोग मिलते हैं, उनसे उसे कुछ अच्छे अनुभव प्राप्त होते हैं, कुछ बुरे अनुभव प्राप्त होते हैं। तो उन अनुभवों के आधार पर जो उसके व्यवहार में जो परिवर्तन आ जाए,
तो वो क्या कहलाएगा, आपका अधिगम कहलाएगा। ये बात किसने कही है, आपके गेट्स ने कही है, ठीक है। अब पाल क्या कहते हैं, तो पाल के अनुसार अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण के परिवर्तनों के अनुसार होता है। वही बात इन्होंने कही है कि अधिगम क्या है, व्यक्ति में होने वाले परिवर्तन। अब देखिए परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसके पीछे कोई कारण होंगे, तो जिन कारणों से, जिन वातावरण से जो चीज़ उसे इफेक्ट कर रही हैं, तो जिन कारणों से उसमें जो परिवर्तन हो रहा है, तो वो किसका अंग है, आपके अधिगम का, ठीक है। तो ये इन्होंने विद्वानों ने यहाँ पर क्या है, इसकी परिभाषा दी। तो अगर सरल शब्दों में समझें तो अधिगम एक सीखने की प्रक्रिया है जो क्या है, जीवन पर्यंत चलती है ना। ये आपके चाहे शिक्षण संस्थानों में बच्चे सीखें या आपके अनौपचारिक रूप से परिवार में सीखें, अधिगम अनौपचारिक औपचारिक दोनों रूप से होता है। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं अपने एक और विद्वान की तरफ। तो सीखने के अंतर्गत आदतें, ज्ञान तथा व्यवहार को ग्रहण करना शामिल है। अब देखिए इन्होंने क्या किया, कहा है कि इन्होंने सीखने के अंतर्गत क्या क्या बातें सिखाई जाती है, कौन सा वो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, तथा और प्लस उसके व्यवहार में कितने चेंजेस आ रहे हैं, तो उन सबको रखना वो क्या कहलाएगा, अधिगम कहलाएगा। ये इसकी परिभाषा किसने दी है, क्रो एंड क्रो ने, ये विद्वान है, ठीक है, क्रो एंड क्रो, ठीक। अब देखिए सरल शब्दों में फिर से देख लेते हैं कि जीवन के प्रत्येक चरण में कुछ ना कुछ अधिगम बालक की उम्र के साथ जुड़ते रहते हैं। अधिगम के परिणाम स्वरूप ही बालक के ज्ञान में न केवल स्थायित्व आता है बल्कि वह चुनौतियों का सामना करने में सक्षम होता है। देखिए वही बात की कि जैसे जैसे मनुष्य अपने जीवन के चरण में आगे बढ़ता है वैसे वैसे उसे कई परिस्थितियों, कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कुछ अच्छे अनुभव मिलते हैं, कुछ बुरे अनुभव उसे मिलते हैं, तो उन अनुभवों से वो कितना सीखता है, जो उससे गलतियां, जो उससे भूल हो चुकी हैं, उनसे उसने कितना सीखा और फिर अपने जीवन में कितना उसने परिवर्तन किया। तो ये चीज है वो किसके अंतर्गत आएंगे, आपके अधिगम के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। अब चलते हैं आपके कि अधिगम करता है जो शिक्षार्थी हैं वो कैसे अपना रोल निभाते हैं, तो चर्चा कर लेते कि यहाँ पे मिसप्रिंट हुआ है, तो यहाँ पे अध्येता यानी कि अध्येता का अर्थ क्या है, तो अध्येता का अर्थ है अध्ययन करने वाला। शिक्षार्थियों के परिप्रेक्ष्य में भी ये बात कही जा रही है कि जो अध्येता है वो अध्येता को शिक्षार्थी, विद्यार्थी या अधिगम कर्ता आदि के नाम से भी जाना जाता है। यानी कि जो शिक्षार्थी हैं उन्हें विद्यार्थी, शिक्षार्थी, अधिगम कर्ता आदि के नाम से जाना जाता है। अध्येता ही शिक्षण का केंद्र बिंदु है। बिल्कुल, शिक्षण कार्य हो किसके लिए रहा है, बच्चों के लिए तो हो रहा है। शिक्षण की प्रारंभिक प्रक्रिया में, यहाँ से मेरी मिसप्रिंट है, प्रारंभिक प्रक्रिया में अध्येता अपरिपक्व अवस्था में होता है, किंतु धीरे धीरे वह सामाजिक एवं सांस्कृतिक गुणों के माध्यम से चारित्रिक गुणों को आत्मसात कर परिपक्वता की श्रेणी में आ जाता है। देखिए इसमें बात क्या कही गई है, जब बच्चा क्या कहते हैं कॉलेज स्कूल में आता है, ठीक है, तो उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता, वो सिर्फ अपने मम्मी पापा को पहचानता है, अपने भाई बहनों को पहचानता है और उनकी बातों को समझता है, ठीक है, और बाकी का उसे कुछ भी ज्ञान नहीं होता है ना। फिर धीमे धीमे क्या है उसे सिखाया जाता है बोलना अच्छे से, कि कैसे शब्दों का प्रयोग करना है। फिर उसे क्या है जब उसकी अधिगम करना जब उसे सिखाया जाता है तो उसके साथ क्या है, जब उसे किताबी ज्ञान दिया जाता है उसके साथ साथ क्या है उसे व्यवहारिक ज्ञान देना भी स्टार्ट कर देते हैं कि ये ऐसे होता है, सच बोलना चाहिए, है ना, किसी के बारे में बुरा मत कहो, सबसे प्रेम से बोल कर रहो, ये सारी चीज़ें। फिर उन्हें क्या है गुण भी सिखाए जाते हैं कि समाज में क्या प्रचलन में है, क्या क्या नियम है, क्या कानून है। फिर उन्हें सांस्कृतिक कि हमारी संस्कृति क्या है ना, क्या हमें करना है, क्या हमें नहीं करना है, कैसे हमें अपना चरित्र का निर्माण करना है, कि चरित्र होता क्या है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई जाती है। जैसे जैसे बच्चा आगे बढ़ता जाता है उससे सारी चीज़ें ये ऑटोमेटिक समझ में आने लगती हैं, ठीक है। तो इन सबको क्या वो अपने अंदर क्या आत्मसात कर लेता है, तब उसमें क्या आने लगती है, परिपक्वता आने लगती है, ठीक। तो यह परिपक्वता शिक्षण के माध्यम से ही आती है, बिल्कुल सही। अध्येता में अनुशासन की प्रवृत्ति विद्यालय शिक्षा के माध्यम से विकसित होती है और वह एक पूर्ण नागरिक बनने की ओर अग्रसर होता है, बिल्कुल सही। जो बच्चों में अनुशासन आता है वो सीखते कहाँ से हैं, स्कूल से ही सीखते हैं। जैसे छोटे बच्चे होंगे, अब वो शुरू में तो पहले रोते हैं जाने में स्कूल, ठीक है, जैसे वो जाते हैं तो टीचर से उन्हें इतना लगाव हो जाता है, टीचर ने कोई बात कह दी तो उनके लिए पत्थर की लकीर हो जाती है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ कहा गया कि जो विद्यालय का जो अनुशासन है
वो अधिगम को पूर्ण करने में अहम भूमिका निभाता है, बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनाने में अहम भूमिका निभाता है ना। अब चलते हैं कि अधिगम की क्या विशेषताएं, क्यों ये ज़रूरी है। हमने जब अधिगम के अर्थ को देख लिया, अधिगम की परिभाषाओं को देख लिया, अधिगमकर्ता कौन होते हैं उनके बारे में चर्चा कर ली, अब देखते हैं कि अधिगम की विशेषताएं क्या हैं, क्यों ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर कि अधिगम से सृजनशीलता को बढ़ावा मिलता है। जब अधिगम किया जाएगा, बच्चों को कुछ सिखाया जाएगा, तो उनमें सृजनशीलता बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, वो नई चीज़ों को सीखेंगे तो उन्हें ज्ञान बढ़ेगा। जब ज्ञान बढ़ रहा है तो उन्हें जो सृजन शक्ति है, सीखने की जो शक्ति है, उसमें क्या बढ़ावा मिलेगा। तो वो बात यहाँ पर कही गई है। अब बात करें दूसरे बिंदु पर, तो अधिगम बालकों या अध्येता के जीवन के प्रत्येक पक्ष को प्रभावित करता है। बिल्कुल, अगर अधिगम सकारात्मक दृष्टिकोण से अच्छा हो रहा है, सकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, अच्छी चीज़ों से सिखाई जा रही हैं, तो उसका जीवन सफल है। अगर वहीं वो उसकी संगति या ये कहो कि शिक्षण संस्थानों में, कुछ शिक्षण संस्थान ऐसे जिसमें नियम कानून थोड़े ढीले रहते हैं, है ना, इतने स्ट्रिक्ट नहीं होते, तो वहाँ पे क्या बच्चा क्या अपनी मनमर्जी करने लगता है, हुड़दंगबाजी करने लगता है, तो उसे क्या है गलत दिशा मिल जाती है, तो वो उसमें जो है नकारात्मक शक्ति की तरफ वो ज़्यादा जाता है, नेगेटिविटी उसमें ज़्यादा आने लगती है। तो अधिगम भी देखिए सकारात्मक होगा तो बच्चे का जीवन है सफल बनेगा। तो उसका प्रत्येक जो पक्ष है, चाहे आपका सामाजिक हो, बच्चे का सांस्कृतिक हो, मनोवैज्ञानिक हो, चारित्रिक हो, तो हर तरह का जो उसका पक्ष है वो प्रभावित बनेगा। वो खुद तो इतना प्रभावशाली बनेगा, दूसरों को क्या है, वो दूसरों को भी कुछ ना कुछ सिखाएगा। तो वो चीज़ यहाँ पे कही कि अधिगम भी कैसा हो, सकारात्मक हो। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है, संसार का प्रत्येक बच्चा अधिगम करता है। बिल्कुल, चाहे आप दूसरे देश के हों, चाहे आप भारत के हों, बच्चा जन्म से ले ही मृत्यु तक सीखता ही है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है। अब ये नहीं कि इंडिया के लोग ही सीखते हैं, दूसरे देश कुछ जानते ही नहीं, ऐसा थोड़ी ना है। जब मनुष्य जब से जन्म लेता है वो कुछ ना कुछ सीखता ही है, और अधिगम क्या है, सार्वभौमिक प्रक्रिया है, और संसार का प्रत्येक बच्चा अधिगम करता है। ठीक है, अधिगम की प्रक्रिया एक समान नहीं होती, अर्थात किसी बालक में अधिगम तीव्र तो कुछ में धीमी गति से होता है। देखिए मैंने आपको पहले भी ये चीज़ बताई है कि जैसे हम क्लास में ही देख लें, कुछ बच्चे टॉपर होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, है ना, और कुछ क्या है धीरे धीरे समझते हैं। तो जो अधिगम की जो प्रक्रिया है, जो सीखने की जो प्रक्रिया है, कुछ बच्चे बहुत जल्दी कैच कर लेते हैं। आपने देखा होगा जैसे जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे जल्दी बोलना सीख लेते हैं, कुछ बच्चे लेट टाइम तक सीख पाते हैं। तो यहीं से हम ले लें कि हर किसी की मनोस्थिति एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, तो एक समान अधिगम भी नहीं होता है। कुछ बच्चे जल्दी सीख लेते हैं चीज़ों को, कुछ धीमे धीमे सीखते हैं, कुछ ज़्यादा टाइम ले लेते हैं। तो वो बात यहाँ पे कही गई है। अधिगम हमेशा अग्रवर्ती होता है, अर्थात ऐसा नहीं कि बालक जो पिछले दिन सीखता है अगले दिन या अन्य दिन पूर्ण रूपेण भूल जाता है। देखिए इसमें क्या कहा गया कि अधिगम जो होता है वो हमेशा बढ़ने वाला होता है, वो कुछ ना कुछ नया सीखना होता है। अब इसमें क्या है, बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि बच्चे ने कल कुछ उसे चीज़ बताई गई और वो आगे जाकर भूल जाए, नहीं, उसे 1% तो याद रहेगा। अगर हम उसे दोबारा रिवाइज कराएं तो उसे 100% वो चीज़ याद रहेगी। तो उसमें वही बात की गई है कि वह थोड़ा बहुत अवश्य सीखता है और फिर वहीं से वह क्या है आगे बढ़ता है। ठीक है, अगले बिंदु को देखें तो अधिगम हमेशा स्थानांतरित होता रहता है। जैसे आज आपके टीचर ने आपको सिखाया, इसमें आएगा शिक्षक से, इसमें शिक्षा लिख दिया है, शिक्षक से शिक्षार्थी और शिक्षार्थी से अन्य शिक्षार्थी, यानी कि आज आपके टीचर ने आपको कुछ सिखाया। ठीक है, कल जो बच्चे हैं वो दूसरों को सिखाएंगे, क्या पता वो आगे जाके वो भी क्या बन जाए, टीचर ही बन जाए, तो वो अपने शिक्षार्थियों को सिखाएंगे, अब फिर वो जाके किसी और को सिखाएंगे। तो ये जो प्रक्रिया है वो ऐसे ही क्रम चलता रहता है। तो एक तरह से कह लें चक्र के समान है। जैसे टीचर ने आपको सिखाया, आपने उन्हें आगे वाले बच्चों को सिखाया, तो ये चक्र सा चल रहा है। तो ये कैसी चक्रीय प्रक्रिया है, यानी कि जो ज्ञान है वो हस्तांतरित होता रहता है, स्थानांतरित होता रहता है, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान से तीसरे स्थान। ठीक है, उसके बाद देखें अधिगम हमेशा लक्ष्योन्मुख होता है, इसमें कुछ पाने की तार्किक परिणति कार्य करती है। अब देखिए इसमें क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, कोई भी कार्य बिना लक्ष्य के नहीं किया जाता। जब तक उसमें कोई लक्ष्य ही नहीं होगा तो वो क्या कार्य संपूर्ण माना जाएगा, ठीक नहीं माना जाएगा। तो हर कार्य का एक क्या होता है, लक्ष्य होता है। अधिगम का लक्ष्य क्या है, बच्चा कुछ सीखे और सीख के क्या है अपने व्यवहार में वो चीज़ों को ढाले और एक अच्छा नागरिक बने।
अपनी जीवन शैली को सुदृढ़ करे। यही तो लक्ष्य है अधिगम का, इसीलिए तो बच्चा सीख रहा है। और सीखने के लिए ही तो वो शिक्षण संस्थानों में जाता है कि वहाँ पर पढ़ाई करेगा, कुछ सीखेगा, मानसिक विकास होगा, चारित्रिक विकास होगा। तो अधिगम जो है हमेशा लक्ष्य उन्मुख होता है, ठीक है, वो लक्ष्य पर आधारित है। अधिगम से सकारात्मक विकास को बल मिलता है। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया कि जो अधिगम है उसे क्या है, सकारात्मकता मिलती है, पर शर्तें ये है कि अधिगम सकारात्मक पक्ष में ही हो। अगर बच्चे को गलत चीज़ें सिखाई जाएंगी तो वो सकारात्मक चीज़ नहीं सीखेगा वो गलत चीज़ ही। इसीलिए बच्चों के सामने हमेशा अच्छी चीज़ ही बोलें, क्योंकि कहते हैं ना कि गलत चीज़ों को पर प्रभाव जल्दी पड़ता है अच्छी चीज़ों की अपेक्षा। तो हमेशा बच्चों का अधिगम हो, चाहे वो शिक्षण संस्थान हो या घर परिवार हो, बच्चों को हमेशा क्या हो, अच्छी चीज़ें सिखाएं, गलत चीज़ों से उन्हें दूर रहें। अगर आपसे भूलवश वो चीज़ मुंह से निकल गई है तो बच्चों को इसके बारे में समझाएं कि ये चीज़ गलत है, ठीक है। अगले बिंदु को देखें तो अधिगम में बालक की समस्त इंद्रियां एकजुट होकर कार्य करती हैं, तभी प्रतिफल सकारात्मक होता है। मैंने आपको आगे वाली क्लास में बताया था कि अगर शिक्षण कार्य में बच्चों की जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं उनको हमें एकजुट रखना है। अगर हम उन्हें दृश्य और श्रव्य दोनों के माध्यम से शिक्षण कार्य कराएं, यानी कि प्रोजेक्टर के माध्यम से उन्हें कुछ दिखाएं, उनकी जो आँख होंगी, ठीक है, प्लस उनके जो कान हैं, उनकी पूरा फोकस किस पर रहेगा, प्रोजेक्टर पर रहेगा। अब वहाँ पर टीचर क्या समझा रहा है वो ध्यान से सुनेंगे। यही बात यहाँ कही गई है, यदि अधिगम में समस्त इंद्रियां एकजुट होकर कार्य करें, सभी संलग्न हों, सीखने में तत्परता रहे, उनमें एकाग्रता रहे, ललक हो सीखने की, तो क्या है, रिजल्ट सकारात्मक मिलेगा। तो बच्चा क्या है, जल्दी सीखेगा, है ना। अब चलते हैं अगले बिंदु पर। तो अधिगम हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ सीखने के क्रम में और नीचे से ऊपर की तरफ सीखने के क्रम में चलता है। अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो अधिगम होता है हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ, यानी कि जो मोटे ज्ञान से सूक्ष्म ज्ञान की तरफ जाना। अगर हम बच्चे को कुछ बताएं तो उससे क्या है, फिर उसे धीमे 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 उसके बारे में और ज़्यादा बताया तो सूक्ष्म की तरफ चला गया। अब सूक्ष्म से उसे ऊपर जाना है, यानी पहले उसे ऊपर से नीचे आना है, फिर नीचे से ऊपर जाना है। ये क्रम हमेशा बना रहता है। अगर हम उसे अगर बताएं, किसी पेड़ के बारे में बताएं, तो पहले तो ये पेड़ ही है, ठीक है, अब हमें इसकी चर्चा करनी है, तो पहले इसे बेसिक नॉलेज देंगे, फिर इसकी जड़ों के बारे में बताएंगे, फिर इसकी शाखाओं के बारे में बताएंगे, तो ये होगा मोटा ज्ञान। और जो इसके बारे में हम विभिन्न जो सूक्ष्म चीज़ें बताते जा रहे हैं वो क्या हो जाएगा, सूक्ष्मता की तरफ ले जाएगा। तो इसे क्या है, ऊपर से नीचे की ओर ले जाना और नीचे से ऊपर की ओर ले जाना, ये प्रक्रिया क्या है, चलती है, और यही क्या है, सीखने का क्रम है। तो आज की क्लास में क्या है, हमने आपको अधिगम के अर्थ के विषय में बताया कि अधिगम होता क्या है, ठीक है, और अधिगम की परिभाषाएं क्या हैं उनके बारे में आपको बताया। इसके साथ ही अधिगमकर्ता के बारे में संक्षेप में आपको बताने की पूरी कोशिश की है, और क्या विशेषताएं हैं अधिगम की, है ना, उसके बारे में भी क्या है हमने यहाँ पर चर्चा की है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। मिलते हैं आपको अगली क्लास में एक नए शीर्षक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।